श्रुतिपीडिया में आप सभी का स्वागत है। ये हमारी मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री यानी आधुनिक भारतीय इतिहास की जो सीरीज चल रही है उसका तीसरा वीडियो है। और जैसा आप जानते ही हैं, ये पूरी श्रृंखला यूपीएससी, स्टेट पीएससीज, एसएससी, रेलवे मतलब जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम्स हैं उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। पिछले वीडियो में हमने बात की थी प्लासी और बक्सर की लड़ाइयों की, कैसे अंग्रेजों ने अपनी पकड़ मजबूत की। अगर वो नहीं देखा है तो एक बार जरूर देख लें, क्योंकि आज की चर्चा को समझने में उससे मदद मिलेगी। आज हम बात करेंगे एंग्लो मैसूर वॉर्स की, यानी आंग्ल मैसूर युद्धों की। कैसे मैसूर राज्य, खासकर हैदर अली और फिर टीपू सुल्तान के नीचे ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती बन गया, और इन युद्धों का आखिर नतीजा क्या निकला। तो इस बेहद दिलचस्प और अहम टॉपिक को गहराई से समझने के लिए हमारे साथ विशेषज्ञ मौजूद हैं। इनसे हम इन युद्धों के अलग अलग पहलू और उनके महत्व को समझेंगे। हमारा मकसद है कि इन चारों युद्धों की कहानी को आसान हिंदी में समझे, एग्जाम्स के लिए जो जरूरी फैक्ट्स हैं उन्हें याद रखें और अपने इतिहास के इस गौरवशाली रेजिस्टेंस, इस ग्लोरियस रेजिस्टेंस को महसूस करें। तो चलिए शुरू करते हैं एनालिसिस। तो सबसे पहले ये बताइए कि मैसूर इतना इंपॉर्टेंट कैसे हो गया? मतलब 18वीं सदी में अचानक इतनी ताकत कहां से आ गई? में वोडियार डायनेस्टी ने स्थापित किया था। एक हिंदू राज्य था। चिक्का कृष्णराज वोडियार सेकंड के समय तक, मतलब 1766 तक ये चल रहा था। लेकिन जो असली शक्ति का उभार हुआ ना, वो हैदर अली के साथ हुआ। हैदर अली, हाँ, इनका नाम तो बहुत सुना है। एक आम घुड़सवार से शासक तक का सफर, ये तो कमाल है। निश्चित रूप से। हैदर अली जन्म 1721, वैसे पढ़े लिखे नहीं थे, अनएजुकेटेड थे, लेकिन उनकी एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स और मिलिट्री टैक्टिक्स मतलब कमाल के थे। उन्होंने शुरुआत एक मामूली हॉर्समैन के तौर पर की थी वोडियार सेना में। और अपनी काबिलियत के दम पर 1761 आते आते वो मैसूर के डी फैक्टो रूलर बन गए, मतलब असली शासक। राजा तो बस नाम के रह गए थे। हैदर दिमाग से बहुत तेज थे और डिप्लोमेसी में भी माहिर। उन्होंने फ्रांसीसी सेना की मदद ली, अपनी आर्मी में वेस्टर्न ट्रेनिंग मेथड शुरू करवाए, एक मॉडर्न शस्त्रागार मतलब आर्टिलरी भी बनाई। ये दिखाता है कि वो कितने दूर की सोचते थे। अच्छा, तो ये बढ़ती ताकत और वो भी फ्रांसीसियों की मदद से, ये बात अंग्रेजों को जरूर खटकी होगी। बिल्कुल, अंग्रेजों की चिंता वाजिब थी। कई कारण थे। एक तो मैसूर की फ्रांसीसियों से नज़दीकी, उनकी प्रॉक्सिमिटी। अंग्रेज और फ्रांसीसी तो यूरोप में दुश्मन थे ही। दूसरा, जो मालाबार कोस्ट का जरूरी व्यापार था मसालों का, उस पर हैदर का नियंत्रण बढ़ रहा था। ये अंग्रेजों के कमर्शियल इंटरेस्ट के लिए सीधा खतरा था। तीसरा, हैदर लगातार अपना राज्य बढ़ा रहे थे। 1761-63 में डोड बल्लापोर, सहरा, बेदनूर, होसकोटे ये सब जीते। दक्षिण के पोलीगार थे, और पोलीगार्स मतलब लोकल सरदार या टैक्स कलेक्टर्स कह लीजिए, उनको भी अपने अधीन किया। तो अंग्रेजों को लगा कि ये तो उनके पॉलिटिकल डोमिनेंस के लिए, खासकर मद्रास के पास, एक बड़ी चुनौती खड़ी हो रही है। हालांकि हैदर को मराठों से भी निपटना पड़ा। पेशवा माधवराव काफी शक्तिशाली थे, उन्होंने हैदर को हराया भी कई बार, पर 1772 में माधवराव की मौत हो गई। उसके बाद हैदर ने ना सिर्फ अपने हारे हुए इलाके वापस लिए, बल्कि मराठों के भी कुछ इलाके छीन लिए। इससे उनकी मिलिट्री स्किल का पता चलता है। तो ये सारी पृष्ठभूमि थी पहले टकराव की। फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर 1767 से 69 तक, इसकी शुरुआत कैसे हुई? देखिए, बक्सर की जीत हुई थी 1764 में, तो अंग्रेजों का आत्मविश्वास काफी बढ़ा हुआ था। उन्होंने 1766 में हैदराबाद के निजाम के साथ एक ट्रीटी कर ली। अंग्रेजों ने निजाम को कहा कि हम तुम्हें हैदर अली से बचाएंगे, बदले में तुम हमें नॉर्दर्न सिरकार्स का इलाका दे दो। ये कोस्टल एरिया था, काफी स्ट्रेटेजिक। तो शुरुआत में निजाम, मराठा और अंग्रेज ये तीनों हैदर के खिलाफ एक साथ आ गए। अरे, तीन बड़ी ताकतें एक तरफ और हैदर अकेले, ये तो मुश्किल स्थिति थी। हाँ, मुश्किल थी, लेकिन यहीं हैदर की डिप्लोमेसी काम आई। वो कमाल के कूटनीतिज्ञ थे। उन्होंने मराठों को पैसा देकर चुप करा दिया, मतलब न्यूट्रल कर दिया, और निजाम को ये लालच दिया कि हम आरकोट के नवाब के खिलाफ तुम्हारी मदद करेंगे, तुम्हें उसके इलाके दिलाएंगे। तो निजाम भी उनकी तरफ आ गया। इस तरह उन्होंने अंग्रेजों के बनाए गठबंधन को ही तोड़ दिया। वाह, क्या चाल चली। तो फिर युद्ध का क्या हुआ? युद्ध शुरू हुआ 1767 में, करीब 1.5 साल तक चला। कभी हैदर भारी पड़ते, कभी अंग्रेज। कोई नतीजा नहीं निकल रहा था। फिर हैदर ने एक मास्टर स्ट्रोक खेला। उन्होंने अपनी मेन आर्मी को पीछे छोड़ा और कुछ चुनिंदा घुड़सवारों के साथ बिजली की तेजी से मार्च करते हुए सीधे मद्रास पहुंच गए।
एकदम किले के दरवाजे तक। मद्रास के दरवाजे तक? इससे तो अंग्रेजों के होश उड़ गए होंगे। बिल्कुल। मद्रास में पैनिक फैल गया। वो इस तरह के हमले के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थे। दबाव इतना बना कि अंग्रेजों को मजबूर होकर 4 अप्रैल 1769 को हैदर के साथ ट्रीटी ऑफ मद्रास यानी मद्रास की संधि करनी पड़ी। इस संधि की शर्तें क्या थीं? एक तो जो भी इलाके जीते थे वो एक दूसरे को वापस कर दिए, युद्धबंदियों को छोड़ दिया गया, और सबसे इम्पॉर्टेंट शर्त जिस पर आगे चलकर बात बिगड़ेगी वो ये थी कि अंग्रेजों ने वादा किया कि अगर कोई और ताकत जैसे मराठा हैदर पर हमला करेगी तो अंग्रेज हैदर की मदद करेंगे। ये हैदर की एक बड़ी जीत थी। सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर, इसकी वजह क्या थी? क्या अंग्रेजों ने वो वादा तोड़ा? हाँ, यही मुख्य वजह थी। 1771 में मराठों ने मैसूर पर हमला किया। मद्रास की संधि के हिसाब से अंग्रेजों को हैदर की मदद करनी चाहिए थी, पर उन्होंने नहीं की। हैदर को ये बात बहुत बुरी लगी। उन्होंने इसे ब्रीच ऑफ फेथ माना, मतलब वादा खिलाफी। ये बात उनके मन में बैठ गई। एक और कारण था फ्रांसीसियों से जुड़ा हुआ। हैदर अपनी सेना के लिए हथियार, गन्स, सॉल्ट पीटर, लेड ये सब फ्रांसीसियों से मंगवाते थे, माहे बंदरगाह के जरिए। माहे मालाबार तट पर एक फ्रेंच सेटलमेंट्स थी। जब अमेरिका में अंग्रेजों और फ्रांसीसियों की लड़ाई शुरू हुई तो अंग्रेजों ने भारत में माहे पर कब्जा करने की कोशिश की। अब माहे हैदर के संरक्षण में था, तो हैदर ने इसे अपने ऊपर हमला माना, अपनी संप्रभुता पर हमला। अच्छा, तो इस बार हैदर की स्ट्रैटेजी क्या थी? फिर से डिप्लोमेसी? हाँ, इस बार भी उन्होंने कोशिश की। हैदर ने अंग्रेजों के खिलाफ मराठों और निजाम के साथ फिर से एक अलायंस बनाया, एक त्रिगुट। उन्होंने कर्नाटक पर हमला किया, आरकोट जीत लिया और 1781 में कर्नल बेली के नेतृत्व में एक अंग्रेजी सेना को हराया भी। लेकिन इस बार अंग्रेज गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स ज्यादा चालाक निकले। उन्होंने सर आयर कूट को भेजा, जो एक काबिल सेनापति थे। कूट ने डिप्लोमेसी से पहले निजाम को और फिर मराठों को हैदर के गठबंधन से अलग कर दिया। हैदर फिर अकेले पड़ गए। उन्हें नवंबर 1781 में पोर्टो नोवो में हार का सामना करना पड़ा। लेकिन हैदर ने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने फिर से अपनी सेना को रीग्रुप किया, अंग्रेजों को हराया और उनके कमांडर कर्नल ब्रेथवेट को बंदी भी बना लिया। पर शायद उनकी किस्मत में युद्ध का अंत देखना नहीं लिखा था। हाँ, युद्ध चल ही रहा था कि 7 दिसंबर 1782 को कैंसर की वजह से हैदर अली की मृत्यु हो गई। लेकिन उनके बेटे टीपू सुल्तान, जो खुद भी एक काबिल योद्धा थे, उन्होंने फौरन कमान संभाली और युद्ध जारी रखा। तो टीपू के आने के बाद युद्ध का क्या हुआ? क्या नतीजा निकला? टीपू ने 1 साल तक युद्ध को खींचा, पर अब तक लड़ते लड़ते दोनों पक्ष थक चुके थे। कोई निर्णायक नतीजा निकलता दिख नहीं रहा था, इनकन्क्लूसिव था। तो फिर शांति वार्ता हुई मार्च 1784 में। ट्रीटी ऑफ मैंगलोर यानी मैंगलोर की संधि हुई। इसमें भी करीब करीब वही हुआ जो मद्रास की संधि में हुआ था। दोनों पक्षों ने एक दूसरे के जीते हुए इलाके लौटा दिए। तो कह सकते हैं कि दूसरा युद्ध भी बिना किसी खास हार जीत के खत्म हुआ। हैदर अली के बाद मैसूर की बागडोर आई टीपू सुल्तान के हाथ में। टाइगर ऑफ मैसूर कहा जाता उन्हें। हैदर अली महान थे, इसमें कोई शक नहीं, पर टीपू का व्यक्तित्व और भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स और इंटरेस्टिंग लगता है। बिल्कुल। टीपू सुल्तान, जन्म नवंबर 1750। वो सिर्फ एक बहादुर योद्धा नहीं थे, बल्कि काफी वेल एजुकेटेड थे। अरबी, फारसी, कन्नड़, उर्दू कई भाषाएं जानते थे। साइंस, मैथ्स और खास तौर पर मिलिट्री टेक्नोलॉजी में उनकी गहरी रुचि थी। अपने पिता की तरह उन्होंने भी अपनी सेना को यूरोपियन मॉडल पर ऑर्गेनाइज किया, फ्रांसीसी अफसरों की मदद ली, पर उन्हें कभी खुद पर हावी नहीं होने दिया। ये उनकी पॉलिटिकल समझ दिखाता है। उन्होंने एक नेवी बनाने की भी कोशिश की थी। और रॉकेट्स, टीपू सुल्तान और रॉकेट टेक्नोलॉजी का जिक्र हमेशा साथ आता है। जी हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। टीपू को भारत में पायनियर ऑफ रॉकेट टेक्नोलॉजी माना जाता है। उन्होंने लोहे के खोल वाले रॉकेट विकसित किए थे, आयरन केस रॉकेट्स। ये बांस वाले रॉकेट से ज्यादा दूर तक मार कर सकते थे। उन्होंने बाकायदा एक मिलिट्री मैनुअल लिखवाया था जिसमें रॉकेट कैसे ऑपरेट करने ये बताया गया था।
कहा जाता है कि बाद में अंग्रेजों ने भी इन रॉकेट से काफी कुछ सीखा। इसके अलावा भी उन्होंने कई काम किए। मैसूर में सेरीकल्चर यानी रेशम के कीड़े पालना शुरू करवाया, नए सिक्के चलाए, नया कैलेंडर लागू किया। वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के संरक्षक थे। और उनकी सोच, सुना है वो फ्रेंच रेवोल्यूशन के आइडियल से काफी प्रभावित थे। हाँ, ये भी एक दिलचस्प पहलू है। टीपू डेमोक्रेसी और लिबर्टी के विचारों के प्रशंसक थे। 1797 में उन्होंने अपनी राजधानी सेरिंगापट्टनम में फ्रेंच सैनिकों को एक जैकोबिन क्लब बनाने में मदद की। वो खुद भी उसके सदस्य बने और सिटीजन टीपू कहलाए। उन्होंने वहां ट्री ऑफ लिबर्टी यानी स्वतंत्रता का वृक्ष भी लगाया। उस जमाने के किसी भारतीय शासक के लिए ये बहुत ही अनोखी बात थी। कमाल है। लेकिन मैंगलोर की संधि भी ज्यादा दिन नहीं चली। तीसरा युद्ध क्यों हुआ? थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर 1790-92। क्या फिर अंग्रेजों ने कोई बहाना बनाया? इस बार चिंगारी टीपू की तरफ से आई, कह सकते हैं। हालांकि माहौल तो बन ही रहा था, दोनों पक्ष अपनी ताकत बढ़ा रहे थे। हुआ ये कि 1789 में टीपू ने त्रैवनकोर पर हमला कर दिया। ट्रैवनकोर? अब त्रैवनकोर अंग्रेजों का सहयोगी था, एलाय था, और कंपनी के लिए काली मिर्च पेपर का वो अकेला सोर्स बचा था। मामला थोड़ा पेचीदा था। त्रैवनकोर के राजा ने डच लोगों से कोचिन राज्य में 2 किले खरीदे थे, जकोटाल और कन्नानौर। तकनीकी रूप से कोचिन टीपू का सामंत था, फ्यूडेटरी था, मतलब टीपू को अपना राजा मानता था। तो टीपू ने इसे अपने सॉवरेन राइट्स का उल्लंघन माना कि मुझसे पूछे बिना मेरे सामंत के इलाके में किले कैसे खरीद लिए। अच्छा, तो इस बार समीकरण क्या बना? क्या निजाम और मराठा फिर से टीपू के खिलाफ हो गए? हाँ, टीपू के लिए दुर्भाग्य की बात यही थी। अंग्रेज तो त्रैवनकोर के साथ थे ही, निजाम और मराठा वो टीपू की बढ़ती ताकत से जलते थे। उन्हें लगा कि अंग्रेजों का साथ देने में फायदा है, तो वो भी अंग्रेजों से मिल गए। टीपू को एक बार फिर अकेले ही इन 3 ताकतों से लड़ना पड़ा। और इस बार नतीजा क्या रहा? क्या टीपू मुकाबला कर पाए? टीपू ने बहुत बहादुरी दिखाई। शुरुआत में उन्होंने अंग्रेजी जनरल मीडोस को हराया भी, लेकिन 1791 में गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस खुद मैदान में उतर आए। वो एक बड़ी सेना लेकर आए। निजाम और मराठों की मदद भी थी। कॉर्नवालिस ने पहले बैंगलोर जीता मार्च 1791 में, और फिर सेरिंगापट्टम को घेर लिया। टीपू ने बहुत कोशिश की, डट कर मुकाबला किया, पर हालात उनके खिलाफ थे। उन्हें आखिर में झुकना पड़ा। मतलब एक और संधि, और शायद ये पहले से ज्यादा कठोर होगी। हाँ, बहुत कठोर। ये संधि टीपू के लिए बेहद अपमानजनक और नुकसानदायक थी। मार्च 1792 में हुई ट्रीटी ऑफ सेरिंगापट्टम, सेरिंगापट्टम की संधि। शर्तें सुनिए। टीपू को अपना लगभग आधा राज्य अंग्रेजों, निजाम और मराठों को देना पड़ा। अंग्रेजों को बारामहल, डिंडीगुल, मालाबार जैसे स्ट्रेटेजिक इलाके मिले। मराठों को तुंगभद्रा नदी के उत्तर का हिस्सा मिला। निजाम को कृष्णा और पेनार नदियों के बीच का। इसके ऊपर टीपू पर 3 करोड़ रुपए का भारी वॉर इंडेमनिटी यानी युद्ध का हर्जाना लगाया गया। आधी रकम फौरन देनी थी, बाकी किश्तों में। और जब तक पूरी रकम ना चुक जाए, गारंटी के तौर पर टीपू के 2 बेटों को अंग्रेजों ने हॉस्टेज बना लिया, बंधक बनाकर अपने पास रख लिया। तो अपने बेटों को बंधक बनाना, ये तो बहुत ही ज्यादा था। इस संधि ने तो टीपू को लगभग खत्म ही कर दिया होगा। बिल्कुल। इस युद्ध और संधि ने दक्षिण भारत में टीपू की कमर तोड़ दी। उनकी ताकत लगभग खत्म हो गई और वहां ब्रिटिश सुप्रीमेसी स्थापित हो गई। मैसूर राज्य बहुत छोटा और कमजोर हो गया। अब बात करते हैं आखिरी युद्ध की। चौथा आंग्लो मैसूर युद्ध 1799, फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर। तीसरे युद्ध के बाद टीपू इतने कमजोर हो गए थे, फिर ये युद्ध क्यों हुआ? देखिए, 1792 से 1799 का जो समय था, इसमें टीपू ने किसी तरह वो हर्जाना चुकाया, अपने बेटों को छुड़ाया और अपनी बची खुची ताकत को फिर से जमा करने की कोशिश की। 1796 में जो नाम के वोडियार राजा थे, उनकी मृत्यु हो गई, तो टीपू ने खुद को सुल्तान घोषित कर दिया, शायद ये दिखाने के लिए कि वो अभी भी आज़ाद हैं। उनके मन में अपनी पिछली हार का बदला लेने की इच्छा भी थी और वो लगातार फ्रांसीसियों से मदद लेने की कोशिश कर रहे थे। इसी बीच 1798 में भारत में एक नया गवर्नर जनरल आया, लॉर्ड वेलेस्ली। वेलेस्ली पक्का इंपीरियलिस्ट था। उसका एक ही मकसद था भारत में ब्रिटिश राज को सबसे ऊपर बनाना। उसे टीपू का फ्रांसीसियों से थोड़ा बहुत संपर्क भी बर्दाश्त नहीं था। तो वेलेस्ली ने आते ही हमला कर दिया? नहीं, पहले उसने कूटनीति का इस्तेमाल किया।
उसने टीपू के सामने सब्सिडियरी अलायंस सिस्टम स्वीकार करने का प्रस्ताव रखा। सहायक संधि, ये सब्सिडियरी अलायंस क्या बला थी, जरा इसे समझाइए, ये एग्जाम्स के लिए जरूर इंपॉर्टेंट होगा। हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। लॉर्ड वेलेस्ली ने 1798 में से शुरू किया था। इसके तहत जो भी भारतीय राजा या संधि साइन करता, उसे अपनी राजधानी में एक ब्रिटिश सेना की टुकड़ी रखनी पड़ती थी और उसका पूरा खर्चा, सब्सिडी, उसे ही उठाना पड़ता था। बदले में अंग्रेज वादा करते थे कि हम तुम्हारे राज्य की बाहरी हमलों और अंदरूनी गड़बड़ी से रक्षा करेंगे। लेकिन शर्तें और भी थीं। राजा के दरबार में एक ब्रिटिश अफसर रहेगा, जिसे रेजिडेंट कहते थे। राजा अंग्रेजों की इजाजत के बिना किसी दूसरे यूरोपियन को नौकरी पर नहीं रख सकता था। वो अंग्रेजों की मर्जी के बिना किसी और राज्य से ना तो युद्ध कर सकता था, ना संधि। और अगर राजा सब्सिडी देने में नाकाम रहता तो उसे अपने राज्य का कुछ हिस्सा अंग्रेजों को देना पड़ता था। सबसे पहले हैदराबाद के निजाम ने यह संधि स्वीकार की थी। को पूरी तरह अंग्रेजों पर डिपेंडेंट बनाने की चाल थी। अंग्रेज कहते थे हम इंटरनल मामलों में दखल नहीं देंगे, पर रेजिडेंट के जरिए वो सब करते थे। सब्सिडी का बोझ इतना ज्यादा होता था कि राज्यों की इकोनॉमी बर्बाद हो जाती थी, लोग गरीब हो जाते थे। और अंग्रेजों को क्या फायदा था? उन्हें भारतीय राजाओं के खर्चे पर एक बड़ी सेना मिल जाती थी। वो उनके डिफेंस और फॉरेन रिलेशंस को कंट्रोल कर सकते थे। ये गुलामी की तरफ पहला बड़ा कदम था। तो क्या टीपू सुल्तान ने ये सब्सिडरी अलायंस मान लिया? नहीं, टीपू ने इसे अपनी स्वतंत्रता का अपमान समझा। उन्होंने साफ इनकार कर दिया। बस वेलेस्ली को बहाना मिल गया। उसने टीपू पर इल्जाम लगाया कि तुम निजाम और मराठों के साथ मिलकर हमारे खिलाफ प्लॉटिंग कर रहे हो। तुमने अरब, अफगानिस्तान, मॉरिशस, आइल ऑफ फ्रांस सब जगह अपने दूत भेजे हैं। वेलेस्ली ने टीपू की किसी सफाई को नहीं माना और अप्रैल 1799 में युद्ध छेड़ दिया। तो चौथे युद्ध में क्या हुआ? अंत कैसे हुआ? ये युद्ध बहुत जल्दी खत्म हो गया। अंग्रेजों ने दो तरफ से हमला किया। टीपू पहले जनरल स्टुअर्ट से हारे, फिर जनरल हैरिस से। इस लड़ाई में वेलेस्ली का भाई आर्थर वेलेस्ली, जो बाद में ड्यूक ऑफ वेलिंगटन बना और नेपोलियन को हराया, वो भी शामिल था। निजाम और मराठों ने हमेशा की तरह अंग्रेजों का साथ दिया। 4 मई 1799 अंग्रेजों ने सेरिंगापट्टम के किले पर आखिरी हमला किया। और टीपू सुल्तान? टीपू सुल्तान अपने राजधानी की रक्षा करते हुए लड़ते लड़ते वीरगति को प्राप्त हुए। डाइड फाइटिंग ब्रेवली। उन्होंने सरेंडर करने या भागने से इनकार कर दिया। लड़ते हुए मरना चुना। उनकी शहादत के साथ ही मैसूर का प्रतिरोध खत्म हो गया। अंग्रेजों ने उनका सारा खजाना जब्त कर लिया। कॉन्फिस्केटेड। मैसूर राज्य का क्या हुआ फिर? क्या उसे ब्रिटिश इंडिया में मिला लिया? वेलेस्ली ने मैसूर राज्य को पूरी तरह खत्म नहीं किया। उसने क्या किया कि जो पुराना वोडियार राजवंश था ना, उसी के एक छोटे बच्चे कृष्णराज III को गद्दी पर बैठा दिया, महाराजा बना दिया। लेकिन उसके साथ सब्सिडियरी अलायंस साइन करवा लिया। मतलब अब मैसूर नाम का राज्य तो था, पर असली कंट्रोल अंग्रेजों का था। मैसूर का बहुत सारा इलाका अंग्रेजों ने सीधे अपने कब्जे में ले लिया, जैसे कनारा, वायनाड, कोयम्बटूर, द्वारापुरम, सेरिंगापट्टम। ये सब ब्रिटिश इंडिया का हिस्सा बन गए। कुछ जिले निजाम को भी दिए गए, मराठों को भी ऑफर किए थे, पर उन्होंने मना कर दिया। तो इस तरह मैसूर को पूरी तरह अपने काबू में करने में अंग्रेजों को लगभग 32 साल लग गए, 1767 से 1799 तक। और इसके साथ ही दक्षिण भारत से जो फ्रेंच प्रभाव का खतरा था, वो भी हमेशा के लिए खत्म हो गया। चलिए तो एक बार जल्दी से इन चारों युद्धों और उनके नतीजों का रिकैप कर लेते हैं। एग्जाम्स के लिए जरूरी है। हाँ जरूर। देखिए, पहला आंग्ल मैसूर युद्ध 1767-69। इसमें हैदर अली का पलड़ा भारी रहा। नतीजा ट्रीटी ऑफ मद्रास, जिसमें अंग्रेजों ने मदद का वादा किया। दूसरा युद्ध 1780-84। इसमें हैदर अली की मृत्यु हुई। युद्ध इनकन्क्लूसिव रहा। नतीजा ट्रीटी ऑफ मैंगलोर, जिसमें बस इलाके वापस हुए। ठीक है। फिर तीसरा युद्ध 1790-92। इसमें टीपू की बड़ी हार हुई। नतीजा ट्रीटी ऑफ सेरिंगापट्टम। बहुत कठोर शर्तें थीं। आधा राज्य गया, बेटे बंधक बने। और चौथा युद्ध 1799। इसमें टीपू सुल्तान शहीद हुए। नतीजा मैसूर पर सब्सिडियरी अलायंस थोप लिया गया और वो ब्रिटिश नियंत्रण में आ गया। बिल्कुल। तो परीक्षा के लिए क्या याद रखना है? चारों युद्धों की डेट्स, उनके कॉजेज, तीनों ट्रीटीज मद्रास, मैंगलोर, सेरिंगापट्टम, और उनकी टर्म्स।
हैदर अली और खासकर टीपू सुल्तान के रोल्स और कंट्रीब्यूशंस, उनके इनोवेशंस जैसे रॉकेट टेक्नोलॉजी, जेकोबिन क्लब, गवर्नर जनरल जैसे कॉर्नवालिस और वेलेस्ली, और हाँ, सब्सिडियरी अलायंस सिस्टम ये क्या था, इसकी शर्तें क्या थीं, इसका असर क्या हुआ, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, और ये युद्ध हमें दिखाते भी हैं कि कैसे अंग्रेजों ने डिप्लोमेसी, मिलिट्री पावर और ट्रीटीज का इस्तेमाल करके एक-एक कर भारतीय राज्यों को कमजोर किया, उन्हें अपने अधीन किया। मैसूर का प्रतिरोध, खासकर टीपू का, वाकई में शानदार था। भारतीय इतिहास का एक गौरवशाली अध्याय, पर कहीं ना कहीं आपसी फूट, इंटरनल डिविजन्स और अंग्रेजों की बेहतर ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स उन पर भारी पड़े। हाँ, ये बहुत बड़ा फैक्टर था। मैसूर का अकेला पड़ जाना, खासकर तीसरे और चौथे युद्ध में, ये उनकी हार की एक बड़ी वजह बना। हाँ, और ये बात सोचने पर मजबूर करती है कि अगर उस वक्त की बड़ी भारतीय ताकतें मैसूर, मराठा, निजाम अपने आपसी मतभेद भुलाकर एक हो जाते अंग्रेजों के खिलाफ, तो शायद आज इतिहास कुछ और होता।